अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अरफान रईस पड़ियार एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल वकालतनामा देख रहे हैं। जो मेरे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद मैं बताता चलूं कि आज मेरा जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान लॉ गैट के हवाले से। और इसके जो मेन टॉपिक्स दिए गए हैं, जो रिवाइज सिलेबस के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक दिया गया है, जितने आर्टिकल्स दिए गए हैं उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। और उसके साथ ही एक बात बताता चलूं कि मेरा मकसद आपको एक तोता बनाना नहीं है। आई मीन टू से कि आपको रट्टे वाला मेरा मकसद बनाने का नहीं है। मैं आपको ऐसा बनाऊंगा कि जैसा एक लॉयर सोचता है, एक लॉयर पढ़ता है। एक लॉयर के लिए लॉ गैट का पेपर पास करना मुश्किल हो गया है, तो ये बड़ी हैरानकुन बात है। मैं आपको एक लॉयर की तरह बताऊंगा और वही चीज़ें आप सोचोगे कि ये तो चीज़ें हम मैट्रिक से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो चीज़ें हम पहली जमात से पढ़ते आ रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल हैं जो हमें लॉ गैट के हवाले से हेल्प कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। अगर आप लॉ गैट का कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन पास करना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट देखिएगा। अब मैं बात करता हूं रिवाइज सिलेबस की। जो एचईसी ने और पाकिस्तान बार काउंसिल ने मिलकर एक रिवाइज सिलेबस जारी किया, स्पेशली लॉ गैट के लिए सिलेबस जारी किया। उसमें हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद हमारे पास है फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 8 से 24 तक जाते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास पार्लियामेंट 50 से स्टार्ट होकर 89 तक जाती है। और उसके बाद है जी हमारे पास आर्टिकल 175 से 72 तक। तो ये हमारे पास टॉपिक है। अब इस पर मैं डिटेल में बात करूंगा। मैंने इस पर थोड़ा सा वर्क आपके लिए किया है, आप लोगों की हेल्प के लिए वर्क किया है, ताकि मैं आप लोगों को इनकी कुछ चीज़ें जो है वो इजीली और मेन चीज़ें बता दूं। वो चीज़ें मैंने तैयार की हैं, वो चीज़ें निकाली हैं जो सिर्फ इस पेपर में आएंगी। इनके अलावा ये पेपर बन ही नहीं सकता और पॉसिबल ही नहीं है कि इन चीज़ों के अलावा पेपर बन सके। सबसे पहले अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो अगर हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात ना करें, करारदाद मकासद की बात ना करें जो 1949 में 12 मार्च को पास हुई, तो ये भी गलत होगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी बात ना करें तो गलत होगा। उसके बाद अगर सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन की बात ना करें 1962 वाले कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो भी गलत होगा। और जो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अब चल रहा है पाकिस्तान में उसकी बात करना तो बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले ये देखें कि थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पास कब हुआ, पाकिस्तान में लागू कैसे हुआ। तो ये 14 अगस्त को पाकिस्तान में लागू हुआ 1973 को, और ये भुट्टो के दौर में लागू हुआ था। तो इसके बाद हम ये तो हिस्ट्री का थोड़ा सा बैकग्राउंड। अब मैं बताता चलूँ फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 8 से 24 तक। फिर एक बात बताता चलूँ, एज ए लॉयर सोचना है, एज ए चाइल्ड या एज ए स्टूडेंट नहीं सोचना। जो एक 10वीं 11वीं का स्टूडेंट सोचता है वैसे ही नहीं सोचना। आप लॉयर हैं तो लॉयर की तरह सोचना है और लॉयर की तरह गौर करना है, और इन बातों ही ने आपको पास करवा देना है। अगर आप मेरे लेक्चर पर पूरी तवज्जो देंगे तो मेरी बातें हैं जो जिस तरह मैं बताऊंगा वो बातें ही आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। आपको बुक्स को रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब जी आर्टिकल 8 से आर्टिकल 24 तक हम पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स, यानी इंसान के बुनियादी हकूक़ क्या हैं। तो हर इंसान को पता है जी। उस आर्टिकल 9 कहता है जी उसकी सिक्योरिटी उसको देनी चाहिए, कोई भी उसकी जान को नुकसान ना पहुंचाए। उसके बाद आर्टिकल 10 कहता है जी राइट टू फेयर ट्रायल, यानी जब भी किसी पर कोई केस बने, कोई मामला आए, तो दोनों पार्टियों को सुनने के बाद उस पर फैसला दिया जाए। तो इसको आर्टिकल 10 डील करता है। उसके बाद आर्टिकल 11 है स्लेवरी, फोर्स लेबर एंड प्रोहिबिटेड फ्रॉम अदर मीन्स, कि कोई भी चीज़ जो है अगर वो इंसान अपनी मर्ज़ी से काम नहीं करना चाहता या आपका गुलाम नहीं बनना चाहता तो आप किसी को गुलाम नहीं बना सकते। किसी भी इंसान को आप दूसरी बार सज़ा नहीं दे सकते। उसके बाद है जी इनवेलिबिलिटी ऑफ डिग्निटी, आप किसी भी इंसान की इज़्ज़त पर उंगली नहीं उछाल सकते। ये उसका बुनियादी हक है, आप उसकी इज़्ज़त पर कोई भी उंगली नहीं उछाल सकते। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, हर इंसान को आज़ादी है कि वो जिधर मर्ज़ी जा सके, पाकिस्तान में जिधर मर्ज़ी आ सके। वो एरिया जहाँ पर पाकिस्तान ने इजाज़त दी हुई है। हर इंसान को अपनी जमात बनाने की आज़ादी है, हर इंसान को अपना कारोबार करने की आज़ादी है, और उसके साथ ही हर इंसान को अपनी प्रॉपर्टी बनाने की और प्रॉपर्टी से मुंसलिका जितने भी हकूक़ हैं वो इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद हमारे पास है जी
सेनेट सॉरी पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट हमारा मेन टॉपिक है, ये आर्टिकल 50 से 89 तक जाता है। अब पार्लियामेंट को जब डिस्कस करेंगे तो हमारे पास दो हाउस आएंगे, एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है। अपर हाउस सेनेट है और लोअर हाउस नेशनल असेंबली है। जो सेनेट है उसका इलेक्शन 3 साल बाद होता है, इसको आर्टिकल 59 डील करता है और 60 से ऑनवर्ड चलता है। और जो नेशनल असेंबली है उसको आर्टिकल 50 डील करता है। सबसे पहले नेशनल असेंबली की बात की जाए तो नेशनल असेंबली में पाकिस्तान की जो 342 सीटें हैं वो मुख्तलिफ प्रोविंसेस से इकट्ठी की जाती हैं। उनमें हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है और जो भी नेशनल असेंबली के लिए इलेक्शन कंटेस्ट करेगा उसकी एज 25 साल से ज़्यादा होगी और इसकी एजुकेशन जो है वो ग्रेजुएशन होगी। कोई भी इंसान जो दोहरी शहरियत रखता है, यानी पाकिस्तान का भी शहरी हो और किसी और मुल्क का भी शहरी हो, वो नेशनल असेंबली का इलेक्शन नहीं लड़ सकता और ना ही नेशनल असेंबली का मेंबर बन सकता है। उसके बाद हमारे पास जी आ गया जी, जो नेशनल असेंबली है वो डिज़ोल्व की जा सकती है, ख़त्म की जा सकती है। और सेनेट जो है वो सेनेट कभी ख़त्म नहीं होती। सेनेट की 104 सीटें हैं, हर प्रोविंस को 14-14 सीटें दी गई हैं। उसके बाद टेक्नोक्रेट्स की सीट हैं, उसके बाद नॉन मुस्लिम की सीट्स हैं, उसके बाद फाटा की सीट्स हैं, उसके बाद फेडरल की सीटें हैं। तो सेनेट का इलेक्शन हर 3 साल बाद होता है। सेनेट का चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन भी 3 साल के लिए इलेक्ट होता है। और उसके बाद है जी हमारे पास लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, जिसको आर्टिकल 70 डील करता है। इसके साथ ये बताया जाता है कि कौन सा बिल किस हाउस से पास होना है और कितनी मेजोरिटी से पास होना है। तो इसको आर्टिकल 70 टू 80 डील करता है, 81 डील करता है। हाँ, उसके बाद आ गई हमारी कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। जब भी हम सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो हमारे ज़हन में सबसे पहले बात आएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसका परमानेंट बेंच जो है वो इस्लामाबाद में है, जिसको हम कैपिटल कहते हैं। इसको आर्टिकल डील करता है आर्टिकल 75। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सिलेक्शन के लिए एक कमेटी बनाई जाती है, जिसका चेयरमैन होता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद फेडरल मिनिस्टर होता है, 2 सीनियर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और उसके साथ ही एक लॉयर शामिल किया जाता है जिसकी वकालत 15 ईयर तक होती है। उसके साथ मैं एक और आपको बात बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो रिटायरमेंट एज होती है वो 65 होती है, यानी 65 साल होती है। सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है वो प्रेसिडेंट के सामने ओथ लेता है, यानी प्रेसिडेंट के सामने ओथ लेता है। और जो बाकी जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के सामने ओथ लेते हैं। उसके बाद एक और बात मैं बताता चलूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का मेन बेंच है वो इस्लामाबाद में, जिसको परमानेंट बेंच बोलते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट की परमिशन के साथ लाहौर में भी बेंच है। उसके बाद बाकी जगह पर भी बेंच बनाया जा सकता है, लेकिन वो वक्त की ज़रूरत के साथ, वक्त को देखते हुए। उसके बाद हमारे पास हाई कोर्ट आ गया। हाई कोर्ट को डील करता है 192 आर्टिकल, 192 आर्टिकल है जी। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो तमाम कोर्ट के सीनियर जज होते हैं, और उस जो भी हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनमें से जो मोस्ट सीनियर जज होता है उसको चीफ जस्टिस कहा जाता है। और हाई कोर्ट के जज इलेक्ट होने के लिए या सेलेक्ट होने के लिए आपकी एज कम से कम 45 साल होनी चाहिए। और अगर आप एक वकील के तौर पर हाई कोर्ट के जज सेलेक्ट होते हैं तो उसके लिए आपकी मिनिमम जो प्रैक्टिस है वो 10 साल होनी चाहिए, हाई कोर्ट की प्रैक्टिस। और अगर आप सेशन जज को हाई कोर्ट का जज बनाना चाहते हैं तो उसकी मिनिमम सेशन कोर्ट की स्टैंडिंग जो 3 साल होनी चाहिए मिनिमम। हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो ओथ लेता है गवर्नर ऑफ प्रोविंस से। कोई भी गवर्नर है जो किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है वो गवर्नर ऑफ प्रोविंस से ओथ लेता है। उसके बाद हाई कोर्ट के जजेस की जो रिटायरिंग एज है वो 62 ईयर है, यानी 62 साल है। इसको आर्टिकल डील करता है 195 कि जिसके तहत हाई कोर्ट की जज जो है वो रिटायर होता है। 62 साल की एज में हाई कोर्ट का जो जज है वो रिटायर हो जाता है। उसके बाद मैं एक और बात बताता चलूँ कि हर प्रोविंस की, हर सूबे की एक हाई कोर्ट होती है, उसके बाद उनके बेंचेस होते हैं। जैसे कि सूबा पंजाब की बात की जाए, सूबा पंजाब की जो मेन हाई कोर्ट है वो हाई कोर्ट लाहौर है, यानी लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर को मेन हाई कोर्ट कहा जाता है। इसके आगे फर्दर बेंच है, एक बेंच है बहावलपुर बेंच, उसके बाद बेंच मुल्तान है,
और उसके बाद ही रावलपिंडी बेंच है। ये लाहौर हाई कोर्ट के ही बेंच हैं, जिसको अगर मुल्तान बेंच को कहा जाएगा तो उसको लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच कहा जाएगा, अगर भावलपुर बेंच को कहा जाएगा तो उसको लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान भावलपुर बेंच कहा जाएगा, और इसी तरह रावलपिंडी पर बात आएगी। के अब बात करें अगर खैबर पख्तूनख्वा की, तो पेशावर उसकी मेन हाई कोर्ट है, लेकिन पेशावर का आगे सब बेंच है जो हाई कोर्ट ही कंसिडर किया जाता है, वो एबटाबाद में है, एबटाबाद में और डेरा इस्माइल खान में है। ये के हाई कोर्ट के सब बेंचेस हैं। उसके बाद सिंध हाई कोर्ट का मेन बेंच है, जो मेन हाई कोर्ट सिंध की है उसको सिंध हाई कोर्ट बोलते हैं, और सिंध हाई कोर्ट का भी एक बेंच है जिसको सखर बोलते हैं, उसको सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच बोलेंगे। उसके बाद बलूचिस्तान का भी एक बेंच है जो बलूचिस्तान की प्रोविंशियल, वो क्या कहते हैं, गवर्नर की परमिशन से अपॉइंट होता है, तो वो सिब्बी में, उसको बलूचिस्तान हाई कोर्ट सिब्बी बेंच कहा जाएगा। उसके बाद फेडरल शरीयत कोर्ट है। फेडरल शरीयत कोर्ट का आर्टिकल जो है 203A है जो इसको डील करता है। इसके लिए इसका जो चीफ जस्टिस होता है वो इसी का चीफ जस्टिस होता है, और उसके साथ ही और इसके मामलात में 3 मिनिमम उलमा शामिल होते हैं, 8 जजेस होते हैं फेडरल शरीयत कोर्ट का, और 3 उलमा कराम होते हैं जिनकी मुकम्मल प्रैक्टिस होती है दीन पर, और मुफ्ती अकराम तक उलमा होते हैं जो फेडरल शरीयत कोर्ट के जजेस होते हैं। उसके बाद जी हमारे पास है जी इलेक्शंस, 213 आर्टिकल इलेक्शंस को डील करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर 213 के तहत अपॉइंट होता है, और ये सीनियर सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर्ड होता है या उस लेवल का बंदा होता है जो इलेक्शन कमिश्नर इलेक्ट होता है या अपॉइंट होता है। इलेक्शन कमीशन का जो काम होता है वो आर्टिकल 218 में बताता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान काम कैसे करती है और उसका क्या काम है। इसको देखने के लिए हमें ये जानना होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मेन काम है इलेक्शन करवाना मुल्क में, चाहे नेशनल असम्बली का इलेक्शन हो, चाहे सेनेट का इलेक्शन हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन हो। इनकी जो बॉडी होती है वो इलेक्शन कमीशन के तहत ही बनती है, और इसको जो मेन आर्टिकल डील करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, वो इसका आर्टिकल है 213, और उसके बाद ही इसके सारे प्रोसीजर उसमें बताया गया है। तो आपने एक जर्नल स्टूडेंट नहीं बनना, एज ए लॉयर सोचना है, एक लॉयर की तरह सोचना है कि एक लॉयर लॉ को पढ़ता कैसे है, उसे क्या क्या पता होना चाहिए। एमरजेंसी प्रोविजंस 232 आर्टिकल इसको डील करता है। जब भी मुल्क में कोई एमरजेंसी की सूरत हाल हो, जैसे कि आजकल कोरोना चला हुआ है, तो ये प्रेसिडेंट के ऑर्डर के बिना ये पास कोई भी ऐसा बिल, कोई भी ऑर्डिनेंस पास नहीं होता। उसके बाद है जी 238 आर्टिकल अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना हो तो उसके लिए एक बिल पेश किया जाता है जिसको 2/3 मेजोरिटी पास करे, तो उसकी 2/3 मेजोरिटी उसके हक में वोट दे। उसके बाद वो ऑर्डिनेंस जो है प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए, उसकी कॉन्सेंट के लिए उसके पास भेजा जाता है ताकि वो प्रेसिडेंट उसको पास कर सके। अब हमारे पास है जी ट्राइबल एरियाज़, 246 आर्टिकल इसको डील करता है। ट्राइबल एरियाज़ हमारे पास चित्राल है, दीर है, सवात है, बल्तिस्तान है, लक्की मरवत है। ये हमारे वो एरियाज़ हैं जिनको हम ट्राइबल एरियाज़ कहते हैं, और इसको जो आर्टिकल डील करता है वो 246 है। उसके बाद नेशनल लैंग्वेज 251, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल लैंग्वेज को कौन सा आर्टिकल डील करता है, तो नेशनल लैंग्वेज को जो आर्टिकल डील करता है वो 251 है, यानी 251 ये आर्टिकल नेशनल लैंग्वेज को डील करता है, और पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज जो है वो है उर्दू। तो उसके बाद है जी 256 प्राइवेट आर्म्ड फोर्सेस। कोई भी जो पर्सन है वो आर्मी फोर्सेस नहीं बना सकता, कोई भी, वो क्या कहते हैं, इंसान, कोई पाकिस्तान का शहरी जो पर्सन एक शख्स है, वो अपनी कोई सेपरेट फौज, कोई फोर्स, कोई आर्मी नहीं बना सकता। अगर बनाएगा तो उस पर 256 के तहत कार्रवाई होगी और उसको इसके तहत सज़ा भी दी जाएगी। ये आर्टिकल 56 में वाज़े तौर पर लिखा है। उसके बाद एक और मेजर चीज़ थी हमारे पास, 243 आर्टिकल, यानी आर्म्ड फोर्सेस। कोई भी आर्मी है, चाहे नेवल आर्मी है, चाहे बहरी आर्मी है, या उसके बाद हवाई आर्मी है, हमारे पास एयर फोर्सेस है, उसका चीफ जो है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है, सिलेक्ट करता है, और वो प्राइम मिनिस्टर की परमिशन पर अपॉइंट होता है। कोई भी आर्मी चीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है। प्राइम मिनिस्टर की परमिशन के अलावा
प्रेसिडेंट जो है किसी भी आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपॉइंट नहीं कर सकता, चाहे वो नेवल हो, चाहे वो एयरफोर्स का हो, चाहे वो आर्मी का हो। तो ये मेरे पास मेन चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो सिर्फ लॉ गैट के लिए आज मैंने बताया, इस पर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कि प्रॉपर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे रीड किया जाए। तो मैं एक ओवरव्यू फिर आपको देता चलूँ शॉर्ट वर्ड्स में, फ्यू वर्ड्स में, कि सबसे पहले हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं जो आर्टिकल 8 से स्टार्ट होकर 24 तक जाते हैं। इसमें फ्रीडम ऑफ लिबर्टी है, राइट टू स्पीच है, राइट टू स्पीक है, आप प्रॉपर्टी बना सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से आ जा सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद मेजर चीज़ ये है कि आर्टिकल 10A जो है फेयर ट्रायल का आपको राइट देता है कि आपको किसी भी केस में इन्वॉल्व किया जाए, कोई भी एलिगेशन आप पर लगाया जाए, तो उसके लिए आप पर ये होना चाहिए कि आपको एक प्रॉपर मौका दिया जाना चाहिए अपना मौक़िफ़ बयान करने के लिए, अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए। उसके बाद हमारे पास है जी सेनेट यानी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के दो हाउस हैं, सेनेट और नेशनल असम्बली। सेनेट अपर हाउस है, नेशनल असम्बली जो है ये लोअर हाउस है। नेशनल असम्बली ये आवाम के नुमाइंदे होते हैं और पार्लियामेंट जो होते हैं ये हमारे अमीर लोग होते हैं, ये रिच फैमिलीज से ताल्लुक़ रखते हैं और इसको डिफरेंट पार्टीज़ अपने फ़ायदे के लिए इलेक्ट करती हैं और लाती हैं। आवाम के जो नुमाइंदे होते हैं वो नेशनल असम्बली के मेंबर होते हैं। और नेशनल असम्बली की 342 सीटें हैं और सेनेट की जो है 104 सीटें हैं। इसके बाद नेशनल असम्बली जो है हर 5 साल बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन सेनेट कभी ख़त्म नहीं होती। सेनेट का टेन्योर 6 साल का है, लेकिन सेनेट के इलेक्शन हर 3 साल बाद होते हैं। और जो चेयरमैन सेनेट है वो 3 साल के लिए इलेक्ट होता है, जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट है वो भी 3 साल के लिए ही इलेक्ट होता है। उसके बाद जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट्स थी हमारे पास। इसमें सबसे पहला जो हमारे पास है जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इसको आर्टिकल 175 यानी 175 डील करता है कि हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसका परमानेंट बेंच इस्लामाबाद है। उसके जज जो रिटायर होते हैं उनकी एज 65 साल होती है। उसके बाद जो चीफ जस्टिस अगर मौजूद ना हो तो जो मोस्ट सीनियर जज होता है सुप्रीम कोर्ट का उसको चीफ जस्टिस बना दिया जाता है प्रेसिडेंट के कहने पर। और उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो प्रेसिडेंट को ओथ देता है। उसके साथ ही एक और बात बताता चलो कि हाई कोर्ट के जितने फैसले होते हैं उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। उसके बाद 192 आर्टिकल है जो हाई कोर्ट को डील करता है। हाई कोर्ट के जजेस के लिए कम से कम जो आपकी एज है वो 45 साल होनी चाहिए और उसके बाद आपकी रिटायरमेंट एज जो है 62 ईयर है, 62 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। और हाई कोर्ट के मेन जो बेंचेस होते हैं वो हर प्रोविंस में एक मेन बेंच होता है, उसके बाद उसके सबऑर्डिनेट बेंच होते हैं जिनको गवर्नर इजाज़त के साथ अलाउ करता है। उसके बाद जैसे पंजाब में लाहौर हाई कोर्ट है, सिंध में सिंध हाई कोर्ट है, बलूचिस्तान में जो है बलूचिस्तान हाई कोर्ट है और उसमें KPK में पेशावर हाई कोर्ट है। उसके बाद फेडरल शरीयत कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन जो है इसको आर्टिकल डील करता है 213। उसके बाद इलेक्शन कमीशन 218 इसको डील करता है कि इसका पर्पज़ क्या है। इसका पर्पज़ होता है सेनेट के इलेक्शन करवाना, नेशनल असम्बली के इलेक्शन करवाना और जो सीट खाली हो जाए, जैसे कि जिसको हम ज़िमनी इलेक्शन बोलते हैं, यानी कोई मेंबर जो है उसकी डेथ हो गया या वो इस्तीफ़ा दे दे या वो चला जाए कहीं, तो उसके लिए जहाँ इलेक्शन करवाया जाता है उसके सारे अरेंजमेंट्स जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ही देखती है। एमरजेंसी प्रोविज़न 232 आर्टिकल इसको डील करता है। एमरजेंसी प्रोविज़न में ये है कि कोई भी मुल्की हालात ख़राब हों, जैसे जंग लग जाए या कोई बीमारी आ जाए, जैसे कोरोना आया हुआ है, तो प्रेसिडेंट उसमें ऑर्डिनेंस या ऑर्डर जारी करता है जिसके तहत उस पर इम्प्लीमेंटेशन होती है। 238 आर्टिकल जो है वो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर बात करता है कि 2/3 मेजोरिटी हो, 2/3 मेजोरिटी की मंजूरी से अगर कोई बिल पास किया जाए तो फिर उसको जो प्रेसिडेंट है वो उसको पास कर सकता है, अदरवाइज़ वो बिल ऐसा पास नहीं होता। 243 आर्टिकल ये कहता है कि जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसको प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के साथ अपॉइंट करता है, चाहे आर्मी स्टाफ, चाहे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हो या चीफ ऑफ एयर स्टाफ हो। उसके बाद ट्राइबल एरियाज़ हैं जिसको आर्टिकल 246 डील करता है, चित्राल, दीर, सवात, लक्की मरवत, उसके बाद बल्तिस्तान। तो ये हमारे ट्राइबल एरियाज़ हैं जो आजकल KPK में जम हो चुके हैं ऑलरेडी। तो इन पर अगर बात की जाए तो आर्टिकल 246 हमें याद आता है। नेशनल लैंग्वेज की बात की जाए तो 251 आर्टिकल इसको डील करता है। उसके बाद अगर 256 पर बात की जाए तो प्राइवेट आर्मीज़ है, यानी कोई भी इंसान अपनी प्राइवेट आर्मी नहीं बना सकता। तो
ये मेरे बताने का मकसद ये था कि ये मेन चीज़ें हैं सारी, ये 8 से 10 बनती हैं। फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट, उसके बाद आर्मी फोर्सेस, नेशनल लैंग्वेज, उसके साथ हमारे पास है जी अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यही तो सारा इन्होंने पेपर पूछा है, डिटेल में तो ये गए ही नहीं, इनको याद करें और पेपर दें। आपका पेपर माशाल्लाह बहुत अच्छे से तैयार होगा। आपका अपना अरफान रईस पड़यार। अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, आबाद रहिए।